हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, जेईई 2027 जो है, इनके बालकों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि भैया हमसे थोड़ा कम बात करें। क्या है, 2026 वालों का थोड़ा क्रूशियल टाइम आ गया है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बात करनी पड़ती है। कभी कभी उन लोगों की डिमांड आती रहती है, बट ऐसा नहीं कि 2027 वालों को हम भूल गए हैं। और 2027 के लिए ये वीडियो जो है, ये इस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि तुम अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और तुमको 2027 में जो है 99 परसेंटाइल का जो मार्क है उसको पार करके बहुत अच्छी परसेंटाइल, उससे भी अच्छी लेकर आनी। मैंने कहा सिर्फ 99, उससे भी अच्छी लेकर आओगे और लेकर आ भी सकते हो। उस पर्सपेक्टिव से मैंने वीडियो बनाई है, ध्यान से सुनना। मैंने एक बहुत सिंपल स्टेप वाइज प्लानर तुम्हारे लिए डिफाइन कर दिया है। हर चैप्टर को करने का क्या तरीका होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी है हर स्टेप पे। आई एम श्योर तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा बैकलॉग भी बन गया है, क्योंकि तुम अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तुम किसी बैच में एनरोल करोगे तो उसमें पहले के लेक्चर्स होंगे, तो उसको मैंने एक प्रॉब्लम स्टेप नाम से इंक्लूड करा है। तो बैकलॉग वगैरह पे भी बात करेंगे और क्या टारगेट रखना चाहिए, टाइमलाइन, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। बस जुड़े रहना और ध्यान से सुनना, ठीक है। इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए तुम्हारी। तो देखो, अभी अगस्त, खैर अब तो सितंबर लग जाएगा मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आएगी। तो सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तुम्हें क्लास 11वीं जो है कंप्लीट कर लेनी है। तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए कि क्लास 11वीं का कोई भी पार्ट तुम्हारा 12वीं के लिए ना छूटे। वो जो अक्सर तुमने वो वाले वीडियोस देखे होंगे, मैं ही बनाता रहता हूँ कि 11th वेस्टेड, डू दिस, ये वो। अपने को उस वीडियो की ऑडियंस नहीं बनना है आज से 1 साल बाद, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो 11वीं को थोड़ा पेस पे करेंगे अपन, ताकि अपना 12वीं जो है वो इंडिविजुअली, उसमें यार 12वीं में बहुत जगह है, प्री बोर्ड होता है, मिड टर्म होता है, सेम तो मेरा मिड टर्म होता है, फिर उसके बाद प्री बोर्ड होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो वहां पे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास 11वीं का भी बैकलॉग हो, है ना। दैट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन। तो आई वुड सजेस्ट की कोशिश करेंगे अपन कि 11वीं का सारा पार्ट 11वीं के खत्म होते होते अपना सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 जो है हम 12वीं पूरी कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं लगा, मैं क्विकली बता देता हूँ। और नवंबर 2026 से लेके जनवरी 2026 तक जो है हम 11th प्लस 12th दोनों ही साथ साथ जो है कर रहे होते हैं, और इसमें हम दबा के प्रैक्टिस और रिवीजन का जो काम है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टाइमलाइन, इसमें क्या क्या करना है। अगली बात पर आते हैं, अब स्टेप वाइज जो चीजें शुरू हो जाएंगी। स्टेप 1, तुम्हें करनी होगी थ्योरी कवर, ठीक है। किसी भी चैप्टर में एसेंशियली सबसे पहले उसकी थ्योरी आती है कि क्या कंसेप्ट है, किस बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है, क्या इसमें चीजें आती है, ये सब उसका थ्योरी वाला हिस्सा आता है। फॉर्मूलाज भी क्या है, कहाँ से डिराइव हुए। तो थ्योरी के लिए कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच तुम लेना चाहो, दैट शुड वर्क। बस इसमें बच्चे एक चीज करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को फिक्स नहीं करते। तो मेरी तुमसे दरख्वास्त रहेगी कि अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो। सपोज करो तुमने एक XYZ कोचिंग का ऑफलाइन बैच लिया, जैसे मैंने लिया था, तो मुझे वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ आती थी, बट मैथमेटिक्स मेरा वहां डब्बा गोल था। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक ABC ऑनलाइन कोचिंग ली और वहां से मैंने मैथमेटिक्स जो है पढ़ना स्टार्ट कर दी। बच्चा ये करेगा, मॉडल बिल्कुल अच्छा है, काम करता है, मेरे लिए करा था। लेकिन बच्चा क्या करेगा, यहाँ से भी M पढ़ेगा और यहाँ से P+C भी पढ़ेगा और 2 गुना पढ़ के अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर देगा। तुम्हें ये नहीं करना है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टीचर, एक पर्टिकुलर रिसोर्स डिफाइन कर लो और फिर उसके बाद उसे ही डिलीजेंटली फॉलो करो। हर चीज को दोबारा दोबारा पढ़ने का ना तुम्हारे पास वक्त है और ना वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन है, बस इसका ध्यान रखना। एक चीज और, नोट्स जो है वो तुम्हें अपने लेक्चर के साथ बनाने हैं, लेक्चर के जस्ट बाद बनाने हैं। अक्सर मैंने ऐसा बच्चे देखा है कि वो ये सोचते हैं कि मैं बाद में नोट्स खरीद लूंगा या फिर प्रिंटेड नोट्स यूज करूंगा, इसलिए क्लास में लिखते ही नहीं है और लेक्चर को बस एक पैसिव मोड में देखते रहते हैं। बस ऐसे जैसे फिल्म चल रही हो, ऐसे लेक्चर को नहीं देखना है। लेक्चर के साथ लिखते चलो। प्रिंटेड नोट्स में कोई बुराई नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी इस वीडियो में ही एक बहुत बढ़िया रिसोर्स सजेस्ट भी करूंगा जो शॉर्ट नोट्स का है, उसमें कोई बुराई नहीं है, खरीदो। लेकिन ये सोचे कि मैं बाद में ले लूंगा, क्लास में कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ पेन पेपर लेके ही नहीं बैठना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज़ और देखी, बच्चे क्या करते हैं कि लेते भी हैं तो पोथी पूरी उठा लेंगे और भयंकर सारी हजार पेज की PDF का जुगाड़ कर लेंगे, कहीं से उसके प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाएंगे और वो कभी नहीं पढ़ते उनको। तो हाथ की जो अपनी लिखी हुई चीज़ होती है ना, वो हमेशा सही है। जब प्रिंटेड नोट्स एंड ऑल जो है ये अपने रिवीजन के लिए या शॉर्ट नोट्स के लिए या मॉक से पहले के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो ले सकते हो। लेकिन जो अपने हाथ से लिखोगे पॉइंटर्स, क्लास के साथ साथ वो हमेशा कारगर आएंगे, ठीक है। तो मैंने एक बात बताई, एक छोटा सा डिटोर लेते हैं। मैंने बात बताई कि मैं खुद एक अच्छा रिसोर्स बताऊंगा रिवीजन के लिए। तो मेरे हाथ में इस समय आंसर रिवीजन के लिए रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स है, ठीक है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि प्रमोशन है, मैंने ऑलरेडी इतना उतार दिया है कि नोट्स नहीं लेने चाहिए,
कोई ब्रांड नहीं मान रहा है, बहुत चाटे पड़ते हैं, ठीक है। ब्रांड वालों को एकदम चाहिए हमारी इमेज बनाओ वो। ये मैं एकदम ऐसे 20 चैप्टर से उठा के बिना किसी प्रेजेंटेशन एंड ऑल के इसलिए लाया हूँ क्योंकि जेन्युइनली एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है। ये क्या है, छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स हैं जहाँ पे 95% सिलेबस इन्होंने जेई का कंसोलिडेट कर दिया है। इसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, किस किस तरीके से फॉर्मूला में क्या क्या मतलब है, इसमें ग्राफ्स हैं तुम्हारे, डायग्राम्स हैं तुम्हारे। कोई भी ऐसा लगता है कि सबको लगता है छोटे से कार्ड्स हैं यार, तो ऐसा ना हो कि कहीं चीज़ें मिस आउट कर रखी हो, तो ऐसा मुझे इसमें नहीं लगा। इसमें ग्राफ्स, डायग्राम्स, पॉइंटर्स, फॉर्मूला सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। सबसे पहला ये कि छोटे हैं, टाइम नहीं लेते, बोर नहीं करते, कलरफुल कार्ड्स हैं, तो एक्टिव लर्निंग का जो कंसेप्ट है, तुम इंटरैक्ट करते हो वो हो जाता है। दूसरा, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो वक्त नहीं लेते। एक ये पेज, तुम सपोज ये इतना पेज पढ़ोगे तो तुम्हारा बोहर एटॉमिक मॉडल का सारा जो है कवर हो गया। इतने से मैं तुम्हारा बोहर मॉडल पूरा रिवाइज हो जाता है। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे बढ़िया लगे। अमेजोन पे मिल जाएंगे, लिंक वगैरह नहीं दूंगा मैं, तुम खुद जाके अगर तुम्हारा मन हो तो ले सकते हो, अपना प्राइस वगैरह देख लेना, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं अपन क्विकली। स्टेप 2 अपन स्टेप 3 में, स्टेप 1 में अपन ने थ्योरी कवर कर ली, ठीक है। गाड़ी जब चलाते हैं अपन तो अपने को पता चलता है अच्छा एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, गियर का कार्य क्या होता है, ठीक है। उतना ही काम हुआ है अभी, बट क्या हम अभी गाड़ी सड़क पे ले जाके चलाने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। बहुत पापा बहुत तगड़ा चांटा मारेंगे, पूछ के देखना कि पापा मुझे ये पता है एक्सेलरेटर क्या होता है, मैं निकाल लूँ गाड़ी बहुत डांट पड़ेगी। तो क्या है एप्लीकेशन। जब तक हमने गाड़ी सड़क पे चलाई नहीं है, हमारे पास ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास जेई के सवालों को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक हम पेपर में बैठने के लायक भी नहीं है अभी, ठीक है। तो हर थ्योरी को हमने अप्लाई ज़रूर करना है। 10वीं तक ऐसा होता था कि सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, 11वीं जो है वो टफ है थोड़ी सी। तो इसके लिए सबसे पहले तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है उनसे शुरुआत करोगे। इसमें कई किताबें इसको इलस्ट्रेशंस कहती हैं, लगभग एक ही बात पड़ जाती है। क्लास में जो टीचर्स करके दिखाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। तुम्हें कोशिश करना है कि फिजिक्स और मैथ्स के हर चैप्टर के लिए तुम कम से कम 60 सवाल जो है वो सॉल्व कर रहे हो। केमिस्ट्री में ये नंबर 80 या 100 तक पहुंच सकता है क्योंकि उसमें सवाल छोटे रहते हैं, ईजियर रहते हैं, कम टाइम लगते हैं। मॉड्यूल्स और रेफरेंस बुक्स की बात आती है कि भैया मैं मॉड्यूल सॉल्व करूं या वर्सेस मैं रेफरेंस बुक सॉल्व करूं। तो देखो मॉड्यूल्स में ऐसा रहता है कि जो सवाल की छटाई है, कि सवाल जो छांटना है सबसे रेलेवेंट वाला, वो तुम्हारे एक कोचिंग वाले ने काम ऑलरेडी करके दे दिया होता है। तो जो कोचिंग के पब्लिशर्स, एडिटर्स हैं, रेफरेंस बुक जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होती है, तो थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेट होती है, थोड़ा सा उसमें टारगेटेड चीज़ें कम होती हैं। तो अगर तुम ऐसे मॉड्यूल्स और रेफरेंस बुक्स को एकदम कंपेयर करोगे तो मॉड्यूल्स थोड़ा सा मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि करो। अगर ऐसा है कि भैया मैं रेफरेंस बुक से ही पढ़ना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, सब लोग सॉल्व करते हैं। बट हाँ, तुमने मुझे चॉइस दी है तो आई सजेस्ट मॉड्यूल्स, ठीक है। एक चीज़ और बड़ा भाई, ये बड़ा मसला है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक साथ ही बताऊंगा। बच्चा क्या करता है कि उसने सवाल सॉल्व करने बैठा और उससे नहीं हुआ, खासकर 11वीं का ये बच्चा करेगा। तो तुमसे अगर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग ऑल टुगेदर। क्योंकि एक सवाल पर्टिकुलर मुझसे नहीं हुआ तो मैं छोड़ के ही बैठ गया और मैं रोने बैठ गया हूँ और फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ और बढ़िया मैं घूम रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ और पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। ये काम बच्चे अक्सर करते हैं, जो काम तुम्हें प्लीज़ ये काम नहीं करना है। नहीं सॉल्व हो रहा सवाल, कोई बात नहीं, जो जिस स्टेप पे फंसे हो सॉल्यूशन से वो पर्टिकुलर स्टेप चेक कर लो, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन देखना चाहो तो पूरा सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट द पॉइंट इज जस्ट प्लीज कीप सॉल्विंग एज मच एज यू कैन, ठीक है। और एक चीज़, जो सवाल तुमसे सॉल्व नहीं हुए उनको सर्कल मार लेना, इस तरीके से ऐसे सर्कल मार सकते हो क्वेश्चन नंबर पे। उससे क्या होगा, अपन ना 2-3 आइटरेशंस में सवाल सॉल्व करते हैं हमेशा। एक बार तो शुरुआत में चैप्टर करने के बाद तुम सॉल्व करोगे, इसके बाद आई आस्क यू कि तुम बाद में जाके इसको दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है। तो अगले स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन। अभी तक अपन ने थ्योरी कवर कर ली, 0 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एकदम इतना डिटेल में बता रहा हूँ। थ्योरी कवर कर ली अपन ने और एप्लीकेशन कवर कर लिया। अब वक्त आ जाता है रिवीजन का, कि यहाँ से अपन आए हैं बट अपने को रिविजिट करना है थ्योरी को। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चा करेगा जेईई 2027 वाला, और तुम्हें नहीं करनी है, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, वो ये है कि आगे आगे सिलेबस भागते जाएं और पीछे का भूलता जाए, ठीक है। तो ये काम अपने को नहीं करना है कतई भी। और 3 तरीके का रिवीजन होता है मेरे हिसाब से। सबसे पहला रिवीजन थ्रू नोट्स, दूसरा रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन थ्रू टेस्ट, ठीक है। तो नोट्स के थ्रू क्या रिवीजन है, फटाफट तुम ये कार्ड्स भी यूज कर सकते हो चाहो तो। क्विक गो थ्रू होगा इसमें तुम्हारा, जो कि 15% टाइम तुम्हारा, सपोज करो रिवीजन को तुम 100 मिनट दे रहे हो, 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट इसलिए लिया क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। तो रिवीजन को मानो तुम 100 मिनट दे रहे हो, तो 100 मिनट में से मात्र 15 मिनट जो है तुम्हारे रिवीजन थ्रू थ्योरी में जाएंगे, जिसमें तुम फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स गो थ्रू करोगे या कार्ड्स गो थ्रू करोगे।
बाकी 85 मिनट जो है वो तुम प्रैक्टिस में लगाओगे, क्वेश्चन से रिविजिट करोगे चीज़ों को, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके वो एनसर्कल क्वेश्चंस जाके देखोगे कि ये मुझसे हो रहे हैं या नहीं। और रिवीजन थ्रू टेस्ट मतलब जो तुम्हारी कोचिंग में पार्ट टेस्ट वगैरह होते हैं वो अगर तुम डिलीजेंटली दोगे तो तुम विवश हो जाओगे, तुम्हें मैंडेटरी हो जाएगा कि मैं रिवाइज करूँ ही करूँ। तो वो रिवीजन थ्रू टेस्ट के अंडर आता है। ये तीनों तरीके जो है ये तुम्हें फॉलो करने हैं रिवीजन के अंडर, ठीक है। आखिरी बात पर आ जाते हैं, मुझे लगता है आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, ठीक है। वो ये है कि बैकलॉग का क्या करना भैया। ये खासकर उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने ऑलरेडी एक बैच ले रखा है बट फिर भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अगर तुम अभी बैच ले रहे हो तो फिर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा सब आगे आगे देखना है। बट किसी ने बैच ले लिया था फिर बीच में गड़बड़ आ गया, नहीं हुआ, तो बैकलॉग के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अपने डे को, एंड व्हेन आई से डे आई मीन अपने स्टडी डे को 3 हिस्सों में बांट लो, ठीक है। 70% ऑफ योर डे जो है वो तुम्हारा करंट सिलेबस में और करंट प्रैक्टिस में जाएगा, जो तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है। 70% वक्त इसको इसलिए दिया है क्योंकि अगर तुमने अपने करंट पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो तुम साथ साथ करंट का बैकलॉग बनाते जा रहे हो पिछला क्लियर करने के चक्कर में, ठीक है। तो करंट में अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 20% टाइम तुम्हारा डेली बेसिस पे जाएगा अपने बैकलॉग क्लियरेंस को और 10% टाइम जो है वो तुम रिवीजन को दोगे। ये बहुत सिंपल सा मॉडल है। अब इसमें एक सवाल जरूर आता है, हमेशा आता है कि भैया चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। आप ये कहना इम्प्रैक्टिकल है कि तुम्हारी क्लास में वर्क पावर एनर्जी चल रहा है तो तुम अभी एनएलएम जो है उसको 20% करके चलो, क्योंकि एनएलएम के बिना मैं वर्क पावर एनर्जी नहीं कर सकता। तो उस केस में तुम इस मॉडल पर नहीं जाके उस केस में तुम जाओगे जिसको मैं हिंदी भाषा में कहना पसंद करता हूँ, धड़ल्ले का मॉडल। बड़ा ही गंदा शब्द है। धड़ल्ला क्या होता है? धड़ल्ला होता है तेज एक्सेलरेटर और बिल्कुल पूरी जान लगा के अपन सॉल्विंग शुरू कर दें। इसमें थोड़ा सा तुम लोग जो है तेजी मारोगे और 2 दिन या 3 दिन का टाइम निकाल के जितना एनएलएम है सारा एक्सेलरेट करके बिंच करके एक साथ निपटा दो। हो सकता है तुम्हें एक आध वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर मिस करना पड़े, थोड़ा सा उसका बैकलॉग बने, बट ये एनएलएम का तुम रैपिडली अगर निकाल लोगे फिर उसके बाद जाके तुम वर्क पावर एनर्जी धीमे धीमे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, उसमें मैंने कोई अलग बात नहीं बता दी। मैंने बस यही कहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम देके बहुत तेज़ी से बैकलॉग क्लियर कर लो और फिर आगे के साथ स्टार्ट करो। वेरी एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आखिरी बात पर मैं आना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, प्लीज़ टारगेट ओनली IIT एज ऑफ नाउ। मुझे ऐसा ये समझ आता है कि बच्चों का ना एम नीचे गिरता जा रहा है। 4 महीने पहले जब बात शुरू हुई थी तो IIT बॉम्बे से शुरू हुई थी, अभी वो NIT त्रिची पे आ चुकी है। आने वाले समय पे वो किसी 3rd tier NIT पे चली जाएगी, श्रीनगर वगैरह जैसा भी है, ठीक है। तो अभी से हिम्मत हारने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई सेंस भी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से चाहो तो यहाँ से जेई का पेपर, IIT जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों निकाल सकते हो। स्टेप्स बहुत सिंपल बताए हैं, कुछ नहीं करना होता। जेई की प्रिपरेशन इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। हमने हवा बहुत ज़्यादा बना लिया है, 100 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन एसेंशियली जस्ट बॉइल्स डाउन कि तुम क्लास जाओ, होमवर्क करो, DPP करो, एक मॉड्यूल करो, फिर क्लास जाओ, होमवर्क करो, DPP करो, मॉड्यूल करो, रिपीट 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 रिपीट। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट, बात ही खत्म, ठीक है। तो बस अगर तुम इतना कर लोगे, बेसिक कर लोगे, तो तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।